नमस्कार दोस्तों। आज सवाल एक खड़ा हुआ है, क्या इंडिया गठबंधन उतनी ताकत से मुकाबला कर पाएगा? क्या नरेंद्र मोदी का एनडीए हावी पड़ने वाला है, या क्या नरेंद्र मोदी के एनडीए की हालत इतनी खराब है कि वो तमाम साजिशों के खेल रच रहे हैं वैसे ही जैसे कारपोरेट रचता है? और क्या उस पूरी साजिश के रणनीति का जो पहले प्रशांत किशोर होते थे, अब उसका काम नीतीश कुमार संभाल रहे हैं? क्या नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को जो एक करने की बात कहते थे उसे तोड़ने पर काम कर रहे हैं? और क्या नीतीश कुमार की स्थिति भेदिया वाली हो गई है, इसीलिए उनको दिल्ली बुला करके तमाम डिस्कशन होता है? कमोबेश इन्हीं सारे विषयों को लेकर आपके साथ बात करूंगा। एक कारपोरेट को आप समझिए। कारपोरेट में क्या होता है कि एक ठेका पाना होता है, तो जो कंपटीटर कंपनियां होती हैं वो दूसरी कंपनियों में अपने बंदे या तो भेज देती हैं या उनमें रखती हैं, और उन्हें पूरी छूट होती है, वो कुछ भी कहते रहे करते रहे उनके उसको लेकर के, और तमाम उनके बयान जरूर यूज किए जाते हैं, लेकिन उनको जो है अपने लिए इस्तेमाल किया जाता है। वही सारी पूरी रणनीति बताते हैं कि अब इनसे संपर्क हो गया है, ये हो गया है, इसकी ये कमजोर कड़ी है, ये मांग रहा है, ये कर रहा है, इसको ऐसे मैनेज किया जा सकता है, और वो चीजें सप्लाई करता है और उस पर दूसरा काम कर लेता है और ठेका ले लेता है, या अपना जो भी कुछ है वो काम कर लेता है। ये कारपोरेट का काम होता है। आज हिंदुस्तान की सरकार कारपोरेट के भरोसे चल रही है, किसी से छिपा नहीं है। चंद बड़े पूंजीपति उसे चला रहे हैं और उसके बदले में उन्हें बहुत बड़ा लाभ मिलता है। इतना लाभ मिलता है कि उसके एवज में उन्हें खर्च बहुत थोड़ा करना होता है। तो जब खर्च थोड़ा करना होता है और उसके लिए कुछ मैनेजर्स चाहिए होते हैं जो दिखने में तो दिखें कि वो अपोजिट खड़े, लेकिन वास्तव में होते उन्हीं के। तो ऐसे ही एक बड़े मैनेजर, जिन्हें जनरल मैनेजर भी कह सकते हैं, नीतीश कुमार तो नहीं है। जी हां, वही नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं इसको समझिए और इसके बाद में इस पर चर्चा कीजिएगा। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में कहा कि वो 370 सीटें पाएंगे। हालांकि वो 350 सीटों पे उनकी पार्टी लड़ती है, 370 कैसे पाएंगे नहीं पता। वो कहते हैं हमारा एनडीए गठबंधन 400 पार होगा। चलिए, वो भी सही हम मान लेते हैं। इसके बाद वो राज्यसभा में आते हैं, नंबर फिर कुछ चेंज होते हैं, कुछ और बातें होती हैं। फिर वो बताने लगते हैं कि ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस 40 सीटें पा जाए वो भी बहुत बड़ी बात। तो जब नरेंद्र मोदी ये कहते हैं तो बिल्कुल ये लगता है कि भाई देखिए, ममता बनर्जी ने उन्हें ये मौका तो दे दिया है ना कि वो ये कह सकें कि कांग्रेस 40 सीटें पा सके। तो उन्होंने दुआ करी कि कांग्रेस को 3 मिल जाए कम से कम। तो आप इससे समझ लीजिए कि ममता बनर्जी ने यह मौका दे दिया, नीतीश कुमार ने एक मौका दे दिया। कुछ मौके कहे जा रहे हैं कि जयंत चौधरी भी दे रहे हैं, कुछ मौके और लोग दे रहे हैं। कुछ मुरली देवड़ा के बेटे मिलिंद देवड़ा भाग गए थे जिस दिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुई थी। अभी मुंबई पहुंची नहीं है यात्रा, उसके पहले एक मुस्लिम नेता थे कांग्रेस के, वो बीजेपी समर्थित शिंदे के साथ चले गए, चले जाएंगे, समझ सकते हैं। तो इस तरह से स्थिति है। तो क्या मुसलमान इतने खुश हैं कि वो भाजपा के साथ में आकर के उसको वोट करने को तैयार हैं, या कुछ और है? इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। तो सबसे बड़ी बात, इस खेल को समझने की जरूरत है। 2022 में जब माहौल खराब हुआ, जिस तरीके से बिहार में इतना बुरा एंटी इनकम्बेंसी थी, उस एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए भाजपा और नीतीश कुमार, जेडीयू जो है, वो दोनों इसके लिए जुटे कि इसे कैसे मैनेज किया जाए। क्योंकि नीतीश कुमार
आज तक जो भी पद पाए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कारण पाए हैं। आप चाहे जितना देख लीजिए, केंद्र में मंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी में रहे, राज्य में मुख्यमंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से रहे, तो वो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के, वो अचानक कोई कारण मौजूद नहीं होता है। अचानक बीजेपी से नाता तोड़ते हैं और कांग्रेस और आरजेडी से मिलकर के सरकार बनाने की दिशा में काम करने लगते हैं और सरकार बना लेते हैं। सरकार चलती है, जो काम वो वहां नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण उनकी बड़ी स्थिति खराब हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी कि हमारे साथ रहते हुए वो करें, क्योंकि उससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें छूट दी। वो आए, भारतीय जनता पार्टी उनपे बरसी, वो उनपे बरसे, दोनों एक दूसरे को कोसते रहे और सरकार चली। जो जो काम करने थे, चाहे नौकरी देनी हो, चाहे जातिगत जनगणना हो, और इन सबको लेकर के तमाम ड्रामे। इसी दौरान लालू प्रसाद यादव के परिवार को ईडी से फंसाने की सारी साजिशें होती रही, और जब सारी साजिशें होती रही, सब कुछ होता रहा, कोई कुछ नहीं बोल रहा। उस स्थिति में यह लड़ाई अपने आप में गंभीर हो जा रही थी। उधर कांग्रेस पार्टी जब पूरे देश में एक होकर के लड़ने की बात कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी की फांसीवादी नीतियों के खिलाफ लड़ने की बात कर रही थी, तो नीतीश कुमार पहुंचने कहते हैं ऐसा है, सारे दलों को एक जोड़ने का काम मैं करूंगा, और वो इस पर कहते हैं कि मुझे आप दीजिए जिम्मेदारी। उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है और वो करते क्या है, उस बहाने से, इंडिया गठबंधन के बहाने से, वो या यूपीए था तब, उसके बहाने से वो जाते हैं, कभी ममता से मिलते हैं, कभी अखिलेश से मिलते हैं, कभी जयंत से मिलते हैं, कभी शरद पवार से मिलते हैं, कभी अरविंद केजरीवाल से मिलते हैं, और तमाम सारे लोगों से मिलते हैं, और मिल करके उनकी अपेक्षाएं समझते हैं, अपनी समझते हैं, और सारी चीजें समझते हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी की क्या नीतियां हैं उनको लेकर के उनकी भावनाएं समझते हैं, और कैसे मैनेज हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये सारी चीजें समझते हैं। और ये समझ के जब लौटते हैं तो कहते हैं हाँ देखिए है, तो पहली मीटिंग ही अपने यहां बुला लेते हैं। चलिए, सब लोग पहुंच जाते हैं, ज्यादातर दल पहुंचते हैं। उसके बाद में एक विश्वास जागता है, उस विश्वास के बाद में बेंगलुरु में मीटिंग होती है, वहां पर उस विश्वास के तहत होता है। उसके बाद में मुंबई में मीटिंग होती है, वहां पर और विश्वास बनता है। लेकिन तमाम चीजों की नाराजगी भी होती, तमाम चीजों को, उससे सबका रुख पता चल जाता है। जब सबका रुख पता चल जाता है तो एक आइडिया लग जाता है, कौन कैसे टूटेगा, किसकी क्या कमी है, कौन क्या चाहता है, वो किसको एडजस्ट करना चाहता है। ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं और सामने आ जाती हैं। उन सबको लेने के बाद में, अब देखिए, मुंबई की मीटिंग के बाद में फिर दिल्ली की मीटिंग होती है। दिल्ली की मीटिंग में भी वो शिरकत करते हैं और तमाम बातें होती हैं, और उसके बाद वो धीरे से भारतीय जनता पार्टी के साथ में फिर से वापस बनाने के लिए कदम बढ़ाने लगते हैं। और बढ़ते 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 वो कहते नहीं, कांग्रेस तब तक कुछ ना करे, कोई अभियान न चलाए, कोई चीज ना हो, इसके लिए दबाव बनाते हैं। कांग्रेस कुछ दिन तो रुकती है। उस चक्कर में जब मोमेंटम बना हुआ था भारत जोड़ो यात्रा का, उस मोमेंटम के समय में जब कांग्रेस को शुरू करना था, नॉर्थ ईस्ट से लेकर के मुंबई तक, जिस तरीके से वह यात्रा उस समय नहीं शुरू हो पाती है और वो डिले होती चली जाती है। अंत में इधर नीतीश कुमार अपने राग अलाप रहे होते हैं, धीरे धीरे उनका जो होता है एक्टिविटीज चलती रहती हैं, और नतीजा क्या होता है कि जनवरी में आके वो भारतीय जनता पार्टी का दामन फिर थाम लेते हैं। उनके पास कोई जवाब नहीं होता है कि क्यों चले गए, कोई सॉलिड जवाब नहीं, बस यही कि अब वो बड़ा सुस्त चल रहा था इसलिए हम चले गए। तो भाई, आपसे किसने कहा था उस सुस्त में वो करिए? हर किसी को करना है, चीजें करनी है। एक तरफ आप एकता की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप दूसरी जगह पेंग बढ़ाते हैं। इसका मतलब है आप लड़ने आए ही नहीं थे, आप करने क्या है?
प्रशांत किशोर का एक कैरेक्टर देखिए। प्रशांत किशोर जब नरेंद्र मोदी के साथ रहे, नरेंद्र मोदी के बाद में नीतीश कुमार के साथ रहे, ममता बनर्जी के साथ में रहे और कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ में रहे, केजरीवाल के साथ रहे। याद करिए केजरीवाल के साथ में थे, दिल्ली में दंगा हुआ, केजरीवाल शांत रहे, एक शब्द नहीं बोले बीजेपी के खिलाफ। याद कर लीजिए प्रशांत किशोर का खेल। जब वो ममता बनर्जी के साथ थे और किस तरीके से लड़ रहे थे, उससे हो क्या रहा था कि ममता बनर्जी एक ताकत और मजबूत होकर के हो गई, लेकिन कांग्रेस और वामपंथी खत्म हो गए। यह स्थिति उन्होंने बंगाल में की। इसी तरीके से नीतीश कुमार को बढ़ा करके वो कांग्रेस और उसको खत्म करने पे लगे थे और उस अभियान में बड़ी काफी हद तक सफलताएं हासिल करी। और फिर इसके बाद आप देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह आज भारतीय जनता पार्टी में, और उन्होंने तो पूरी पार्टी तोड़ने की प्लानिंग करवा ली थी कि कैसे पूरी पार्टी एकदम से बीजेपी में सम्मिलित हो और बीजेपी की सरकार घोषित कर दी जाए। जैसा महाराष्ट्र में हुआ उसी तरीके की बिल्कुल प्लानिंग थी पंजाब में, लेकिन ये चलिए समय रहते उन्हें जानकारी मिल गई और उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा दिया। ये मैं उदाहरण बता। तो ये कारपोरेट मॉडल है, ये अडानी अंबानी मॉडल है। इस मॉडल को में पैसा भी है, इस मॉडल पे आपको सौदा भी है, इस मॉडल पे और सत्ता का भी सुख है, और ईडी और सीबीआई, इनकम टैक्स, एनआईए और किसी का कोई खतरा नहीं है, एनसीबी है किसी का। तो जहां खतरा होता है वहां आपको चिंता है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने वो जो कमियां जानी, सारी चीजें जानी, उनको लेकर के पूरी अपना काम किया और राजभवन के थ्रू बैठ करके सारी चीजें कम्युनिकेट करी और उसके बाद नतीजा यह है कि वो भाजपा पहुंच गए। भाजपा के साथ पहुंचने के बाद में उन्होंने फिर खेल किया। ममता बनर्जी की कमी और अच्छाई वो सारी चीजें जानते हैं, उन्होंने उसको मैनेज करना शुरू किया और धीरे धीरे स्थिति क्या हुई कि ममता बनर्जी जानती है कि देखिए बीजेपी के साथ आकर के वो भी खत्म होंगी, तो कोई फायदा नहीं। वहां लड़ते हुए भी दिखे और ये भी दिखे कि हम कांग्रेस पर हमलावर हैं, हम वामपंथियों पर हमलावर। तो ऐसी स्थिति में कम्युनिस्ट पार्टी पर भी हमला बोलती है और कांग्रेस पर सबसे ज्यादा राहुल गांधी बोलती है, क्योंकि आज विपक्ष का सबसे विश्वसनीय चेहरा राहुल गांधी, और इतना विश्वसनीय चेहरा है, ऐसी स्थिति में कोई और है नहीं। तो यदि जो भाजपा नहीं जाना चाहता है उसका आज विश्वास कांग्रेस पे है, राहुल गांधी पे। उस विश्वास को कैसे तोड़ा जाए, किस तरीके से डिमोरलाइज किया जाए, उस खेल में शामिल हो गए और उसको लगातार वो कर रही है। लगातार उनके ये करने का ही नतीजा है कि नरेंद्र मोदी को राज्यसभा में कहने का अवसर मिला कि 40 सीटों पे सिमट जाएगी। चलिए, इधर वो नीतीश कुमार मैनेज करने में लग गए अकालियों को, और अकालियों को भी लग रहा था कि अब उनकी स्थिति समाप्ति की तरफ है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के ही पास सारा स्टेक है। विधानसभा चुनाव में उन्होंने देख लिया कि उनकी दशा क्या हुई। भारतीय जनता पार्टी की भी दशा वहां बहुत खराब हो गई। ऐसी स्थिति में कैसे अधिक सीटें जीती जाए, तो उसका खेल शुरू हो गया, तो वहां पर मैनेज कराया। इसके बाद में चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी, उन पर वो अपना काम कर रहे हैं। कितना मैच्योर हुआ है नहीं हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि उनका डिस्कशन चल रहा है और नीतीश कुमार के थ्रू चल रहा है। अब आप समझिए, नीतीश कुमार उसके लिए पूरा सौदा कर रहे हैं। इधर अखिलेश को भी भड़काने की कोशिश की गई थी, तमाम सारे खेल किए गए थे, लेकिन अखिलेश को अंततः अखिलेश को समझ में आ गया। तो अखिलेश अब बहुत उस पर नहीं बोल रहे हैं, वो जानते हैं कि पूरा आधार खत्म हो जाएगा। अखिलेश सिर्फ इतना डरते हैं कि ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स आ जाएगा, वो आ जाएगा, एनआईए आ जाएगा, तो उनको परेशानी हो जाएगी। वो परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो उतना वो सुविधा का खेल लेते हैं कि चलिए हमें एक को तो रहना है, यदि हम भी खत्म हो गए तो कांग्रेस फिर नंबर 1 हो जाएगी। उसको
खत्म करने के लिए जरूरी है कि हमारा भी बना रहना जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में अखिलेश का अपना गेम है। अब इस गेम के बाद में नीतीश कुमार ने इन पर काम कर लिया, तो यूपी में भी उन्होंने यह किया, और यूपी के बाद में वो लगातार काम कर रहे थे। जिस तरीके से, याद करिए, खेल हो रहा था, सब कुछ चल रहा था, वो खेल हमें महाराष्ट्र में भी दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में भी जिस तरीके से चर्चा चल रही है, सारी चीजें चल रही। नीतीश कुमार तो कहते थे ना वो सेकुलर है, और जहां कहीं सांप्रदायिक बातें होंगी तो वो नहीं होंगे, लेकिन आज सांप्रदायिकता का साथ दे रहे हैं। आज वो आडवाणी के पास में, वो आडवाणी जो आडवाणी बिहार में ही हजारों मौत के जिम्मेदार हैं, उन आडवाणी के यहां जाकर के मत्था टेक रहे हैं, और तमाम सारी चीजें। इसके बाद में उनके प्रयास जो है और भी चल रहे हैं। बीआरएस के साथ में भारतीय जनता पार्टी की नजदीकियां हैं, किसी से छिपी नहीं है। टीडीपी पहले भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी रही है, उसे कैसे मनाया जा रहा है और उसके साथ बात हो रही है, वो भी नीतीश कुमार कर रहे हैं। और इसके बाद में जगन रेड्डी पहले ही भारतीय जनता पार्टी के पाले में खड़े हुए। तो इस तरह से तमाम सारे खेल किए जा रहे हैं। उन्होंने एआईडीएमके जब कमजोर हो गई है, तो एआईडीएमके जो भारतीय जनता पार्टी की सदैव सहयोगी रही है, उसके तमाम सारे नेताओं को तोड़कर अपने यहां मिलवा लिया है। कुछ बचे हैं तो उन्हें कहने भर की स्थिति है, तो कमोबेश अपने आप को ही धीरे धीरे मजबूत कर रहे हैं, और वहां ये कर रहे हैं कि हाँ बीजेपी खड़ी हो जाए, हालांकि खड़ी नहीं हो पा रही। केरल में उनकी दाल नहीं गल रही, तो इसलिए वो दूसरे साधन अपना रहे हैं। वहां की लोकल छोटी छोटी पार्टियों के साथ में किस तरीके से खेल कर रहे हैं, और उसके लिए जो इस्तेमाल करना चाहिए वो कैसे कर रहे हैं, और उसके लिए वो बीआरएस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये पूरा खेल समझिए। और बीआरएस को डर है ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का, क्योंकि उनकी बेटी जो है ऑलरेडी जो है फंसी हुई है ईडी के मामले में, जिसमें आम आदमी पार्टी के भी कुछ नेता फंसे हुए। और आम आदमी पार्टी की चिंता यह है कि यदि पंजाब में कांग्रेस मजबूत हो गई तो वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस में स्टेक तो उनका था नहीं, वो तो कांग्रेस से ही तोड़े हुए लोग हैं। और इसके बाद में दिल्ली में कांग्रेस पार्टी बेहद कमजोर है। तो ऐसी स्थिति में किस तरीके से हम अपने आप को ही रखें, तो उनका यह है। और इसके लिए अरविंद केजरीवाल को समझाया जा रहा है कि आपका सारी बचत हो जाएगी, आप बच जाओगे, सब कुछ हो जाएगा, उस पर भी काम चल रहा है। तो इस तरह के तमाम सारे काम जो है, जो कारपोरेट का खेल होता है, वो कर रहे हैं। इसी बूते नरेंद्र मोदी 370 की बात बोलते हैं। लेकिन गोदी मीडिया का कल एक सर्वे आता है, वो ये बताता है कि नरेंद्र मोदी 325 सीटें यानी बीजेपी जीतने जा रही, और उनके सहयोगी और सब मिलकर भी 400 नहीं पहुंच रहे। तो ऐसी स्थिति में जब ये गोदी मीडिया कहता है और गोदी मीडिया मानता है कि कांग्रेस के सीटें बढ़ रही, सब कुछ बढ़ रही, तो जब कांग्रेस लगातार संघर्ष कर रही है, लड़ रही है, सारी चीजें कर रही है, तो ये क्यों हो रहा है? कैसे वहां पर महाराष्ट्र में वो मुस्लिम लीडर जिसको कांग्रेस ने सब कुछ दिया, वो अचानक जो है छोड़ करके भागने की कोशिश करता है। उसका बेटा जिसे उन्होंने यूथ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया हुआ है, उसको किस तरीके से, तो सारी चीजें, ये खेल क्या है? ये खेल वास्तव में कारपोरेट का वही छद्म खेल है जिसके बूते वो अपने ठेके पाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आज भारतीय जनता पार्टी के व्हाइट पेपर के जवाब में ब्लैक पेपर लॉन्च कर दिया, और ब्लैक पेपर लॉन्च करके उनकी एक एक चीज को का खुलासा कर दिया है। वो बात जनता तक कैसे पहुंचेगी, क्या पहुंचाई जाएगी, इस पर काम करने की जरूरत है। और इसके लिए मुझे लगता है मीडिया तो तैयार नहीं है। तो मीडिया नहीं तैयार है तो उसको कैसे, तो उसको उसी माध्यम से पहुंचाया जाएगा जिस माध्यम से राहुल गांधी यह यात्रा कर रहे हैं। और राहुल गांधी जब जनता के बीच चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, तो वो अपने मैनिफेस्टो के लिए मैटर भी बना रहे हैं। वो वास्तविक चीजों को समझ रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी का खेल तो कारपोरेट की तरह से एसी कमरों से हो रहा है, और राहुल गांधी का काम
जमीन पर हर व्यक्ति से मिलकर हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार वह व्यक्ति बनाए गए जो उस खेल को बिगाड़े, जो जातिगत जनगणना और इन सारे विषयों पर जो कांग्रेस चर्चा कर रही थी उस पर खुद अपना क्रेडिट लेकर के और कैसे किया जाए। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से उस पर आवाज बुलंद कर रहे हैं, जिस तरीके से हक देने की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से सभी को कर रहे हैं, वो अपने आप में नरेंद्र मोदी को डरा रहा है। यही वजह है उस संसद में कांग्रेस का जो सबसे बड़ा परिवार है गांधी नेहरू परिवार, उसके तमाम नेताओं, चाहे पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, उन पर हमला करते हैं। और जब यह हालत हो, ऐसी स्थिति में उधर योगी आदित्यनाथ विधानसभा में कहते हैं कि अब राम का तो हो गया अयोध्या में, अब काशी और मथुरा गिराने का है, तो साहब उसको गिराने की साजिश का भी एक खेल हो जाता है। तो ये सारी नियत बताता है, और इस नियत के बाद भी लोग जब खड़े हैं तो वो बताते हैं कि किस तरह का खेल हो रहा है। इस खेल को जनता समझेगी, क्योंकि अब राहुल गांधी के साथ जनता लड़ रही है और उनके साथ कारपोरेट और इस तरीके से छद्म विपक्ष लड़ रहा है। तो यह सामने। जय